वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ मफ, या हम जिसे स्लीव कपलिंग भी बोलते हैं। उसके डिज़ाइन के अंदर हम बात करेंगे स्लीव या मफ का डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, शाफ्ट का डिज़ाइन एंड की का डिज़ाइन। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक मफ कपलिंग के अंदर जो मेरे मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो ये तीन ही होते हैं, तो इनके डिज़ाइन की ही हम बात करेंगे। आओ सबसे पहले हम इसका ये डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें और वहाँ से समझें कि किस तरह से हमने इसका डिज़ाइन जो है वो करना है। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने दिखाया गया है कि हमारे पास जो मफ कपलिंग है उसका जो सेटअप है वो किस तरह से है। हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू कपल टू शाफ्ट्स। दिस इज से शाफ्ट नंबर 1 एंड दिस इज शाफ्ट नंबर 2। इन दोनों शाफ्ट्स को आपस में हमने जोड़ना है, कपल करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मफ लिया जो कि अंदर से हॉलो होगा एंड उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और इसको हमने एक कॉमन की के साथ दोनों की दोनों शाफ्ट्स को इस मफ के साथ हमने अटैच कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं ये दो शाफ्ट्स हैं, इनको हम सिंगल कंपोनेंट काउंट करेंगे। सेकंड इज की एंड थर्ड इज मफ। तो इन तीनों का ही हमने डिज़ाइन अब डिस्कस करना है डिज़ाइन ऑफ मफ के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास जो मेन डायमेंशंस हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने शाफ्ट अटैच करनी है उसका डायामीटर है से D, और जो आउटर डायामीटर है मफ का वो होगा कैपिटल D, और जो मफ का इंटरनल डायामीटर होगा वो भी स्मॉल d के बराबर ही होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ ऑफ द मफ। तो लेंथ ऑफ द मफ दैट इज कैपिटल L। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने डायमेंशंस ली हैं इनको हम किन प्रोपोर्शंस के साथ नोट करते हैं। तो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज स्मॉल d, इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्लीव इज स्मॉल d अगेन, ये दोनों डायमीटर सेम होंगे। आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव इज कैपिटल D विच इज टेकन एज 2D + 13 mm, एंड लेंथ ऑफ द स्लीव इज L कैपिटल विच इज इक्वल्स टू 3.5D। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रोपोर्शंस आ गए कि हमने जो ये डिज़ाइन करना है इसका मफ का, उसके जो डायमेंशंस हैं वो किस तरह से होंगे। इन सारे प्रोपोर्शनल डायमेंशंस को देखते हुए एक चीज़ तो हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि जितने भी हमारे पास ये डायमेंशंस हैं ये सारे के सारे D के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आप D है, स्मॉल d है, स्मॉल d, स्मॉल d, स्मॉल d। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितने भी ये डायमेंशंस हैं ये सारे के सारे डायमेंशंस डायमीटर ऑफ द शाफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो वहाँ से सबसे पहले एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें सबसे पहले जो कैलकुलेशन करनी है वो शाफ्ट के डायमीटर की करनी है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम गिवन है, उसके अंदर हमें शाफ्ट का डायमीटर दिया नहीं गया, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। डिज़ाइन चाहे हम मफ कपलिंग का कर रहे हों चाहे हम फ्लेंज कपलिंग का कर रहे हैं। तो फ्लेंज कपलिंग में जैसे आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग, अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग। ये सभी की सभी कैटेगरीज के अंदर जो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट है वो कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो शाफ्ट का डायमीटर ही कैलकुलेट करेंगे कि शाफ्ट का डायमीटर हमें कितना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोपोर्शंस हैं चाहे वो फ्लेंज कपलिंग के हैं चाहे मफ कपलिंग के हैं वो सभी के सभी डायमीटर ऑफ शाफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के बारे में कि कभी भी हमें जो शाफ्ट का डिज़ाइन करना होता है तो हम दो पैरामीटर्स के ऊपर, दो बेसिस के ऊपर ही हम शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रेंथ बेसिस एंड रिजिडिटी बेसिस। अब ये स्ट्रेंथ क्या होती है कि कभी भी किसी शाफ्ट के ऊपर अगर लोड डाला जाए तो वो कितना लोड बियर कर सकती है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब जब उसके अंदर कुछ ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई होगा, कुछ टॉर्क अप्लाई होगा, तो उस दौरान उसके एंगल ऑफ ट्विस्ट के अंदर कितना चेंज आएगा। तो दो चीज़ें हमें ये देखनी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसका जो स्टिफनेस है, उसका जो रिजिडिटी है वो फैक्टर कितना रहेगा।
जब भी हम शाफ्ट को डिज़ाइन करेंगे तो बेसिकली हम उसको इन 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रेंथ बेसिस के ऊपर, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट ओनली, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट्स। तो इनमें से हम जब भी शाफ्ट को डिज़ाइन करेंगे फॉर द कपलिंग्स, तो हम फर्स्ट कैटेगरी ही काउंट करते हैं विच कंसीडर्स ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। तो इसके अंदर हम प्योर टॉर्शन की बात करेंगे कि जब किसी वर्किंग कंडीशन के अंदर कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है तो उस दौरान उसके अंदर हम कंसीडर करें कि सिर्फ प्योर टॉर्शन ही प्रोड्यूस हो रही है, उसका बेंडिंग इफेक्ट जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। सो इसके अकॉर्डिंगली हम अब शाफ्ट का डिज़ाइन देखने जा रहे हैं। तो the diameter of the shaft can be obtained by using the torsion equation when the shaft is subjected to the twisting moment। तो हमने पिछले कुछ सेमेस्टर्स में भी ये इक्वेशंस पहले पढ़ी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक सब्जेक्ट स्टडी किया था, तब हमने देखा था T/IP इसको लिख लेते हैं या J लिख लेते हैं, सेम चीज़ है। इज इक्वल्स टू τ/R इज इक्वल्स टू G θ/L इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन हमारी कहलाती है टॉर्शन इक्वेशन। तो इस टॉर्शन इक्वेशन के जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। T इज इक्वल्स टू ट्विस्टिंग मोमेंट, J इज़ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज़ द shear स्ट्रेस, R इज़ द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, G इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड L इज़ द लेंथ ऑफ शाफ्ट इन mm। तो इनको वैसे मैंने एक ऑलरेडी पहले से बनी हुई एक वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताया है, जिसके अंदर मैंने ये सारे का सारा जो डिज़ाइन है शाफ्ट का वो डिटेल में समझाया है। इन बाकी 2 फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली भी शाफ्ट का डिज़ाइन डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसका डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि शाफ्ट का डिज़ाइन किस तरह से होगा। बट जब हम मफ के लिए या फ्लेंज कपलिंग के लिए इसका डिज़ाइन करेंगे तो हमें सिर्फ इतना सा ही पोर्शन चाहिए, उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इस टॉर्शन इक्वेशन के अंदर हम ये जो पहले वाले 2 फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर करके जब एक फार्मूला जनरेट करते हैं, एक इक्वेशन जनरेट करते हैं, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, या सिंपली हम कह सकते हैं कि वहाँ से हम उस शाफ्ट की स्ट्रेंथ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और उस स्ट्रेंथ फार्मूला से हम डायमीटर ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये तो पहली जो दोनों टर्म थी वो कंसीडर कर ली और उनको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो J है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी है, दैट इज़ π/32 d⁴। ये वैल्यू हमें तब लेनी है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हमारे पास कोई भी सर्कुलर बॉडी हो, कोई रोटरी सर्कुलर बॉडी हो, जैसे कि हमारी शाफ्ट्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। T/J की जगह पे अब ये वैल्यू आ गई, सिमिलर इज इक्वल्स टू τ/R। जब यहाँ पे मैं R की वैल्यू भी चेंज कर दूंगा तो R की वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, दैट इज़ d/2। हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो हमेशा डायमीटर/2 होता है। तो कुछ कैंसलेशंस होंगे, कैंसलेशन होने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन सामने आ जाएगी, दैट इज़ T is equals to π/16 into tau into dq, and this formula is used for the calculation of the strength of the solid shaft। तो यहाँ से हम easily diameter of the shaft जो है solid shaft का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ मान लीजिए कि कोई भी शाफ्ट है वो मेरे पास अब हॉलो है, किसी प्रॉब्लम के अंदर मुझे हॉलो शाफ्ट गिवन है, तब हमें डायमीटर किस तरह से कैलकुलेट करना होगा या उस दौरान मेरा जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ पे सिंपली हमें J की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, π/32 इंटू कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4 से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे मेरे पास जो कैपिटल D है ये है आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड स्मॉल d इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ से जब ये J की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इसी तरह से मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, J की वैल्यू ये वाली आ गई, और इसको जब कैंसलाउशंस करेंगे, कुछ हम कैंसल आउट करेंगे, तब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉलो शाफ्ट्स।
अब इसी फॉर्मूला को मैं फर्दर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा आसान करने वाला हूँ। तो वो किस तरह से करूँगा कि मैंने ले लिया एक रेशो ले ली कि लेट अस कंसीडर द रेशो ऑफ इंटरनल डायमीटर टू द एक्सटर्नल डायमीटर दैट इज इक्वल्स टू के, और उस के की वैल्यू जो मैंने ली है दिस इज स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, इंटरनल डायमीटर टू द एक्सटर्नल डायमीटर। और इसी इक्वेशन को फिर हम किस तरह से नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू जो थी वो कॉमन ले ली, कैपिटल डी पावर 4 ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से जो मेरा फाइनल आंसर आ गया ये इक्वेशन मेरी बनी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर, और कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ यूज्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉलो शाफ्ट। चाहे ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, चाहे ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, दोनों में से कोई इक्वेशन हम एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट। किसी भी शाफ्ट के द्वारा कितनी पावर ट्रांसमिट की जाती है। जब कोई शाफ्ट वर्किंग कंडीशन के अंदर होगी तो किसी ना किसी प्राइम मूवर के साथ ज़रूर अटैच की गई होगी। तो उस प्राइम मूवर की जो रोटेशंस हैं, आरपीएम्स हैं, वो कितने होंगे, उनको हमने एन से डिनोट किया है। और उसकी जो पावर होगी वो कितने वॉट्स में या किलो वॉट्स में दी गई होगी। तो अगर कुछ इस तरह का कुछ रिलेशन दिया जाता है, मतलब उसकी कुछ पावर दी गई है, कुछ उसके आरपीएम दिए गए हैं, बट हमें टॉर्क कैलकुलेट करनी पड़ती है, ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उस दौरान हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इजीली यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि है हमारी ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसको हम यहाँ पे न्यूटन मीटर्स के अंदर नोट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान दें कि जो हम यहाँ पे टी की वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा ही न्यूटन मीटर्स में आएगी, नॉट इन न्यूटन एमएम। तो उसको फर्दर हम एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, कि जब किसी शाफ्ट को रिजिडिटी बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है तो उसका डिज़ाइन हम किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है कि जो हमने टॉर्शन इक्वेशन देखी थी उसके अंदर हमने देखा था T अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। जो यहाँ पे ये जो जी थीटा बाय एल वाली टर्म है, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा जो रिजिडिटी बेसिस या मेरी जो उस शाफ्ट की जो स्टिफनेस है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को चाहे मैं इस इक्वेशन के साथ मैच कर लूँ या इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट वन के साथ मैच करके कुछ कैलकुलेशंस करूँ, तो दोनों से ही मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरी थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर थीटा गिवन है तो मेरी शाफ्ट की लेंथ कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करवाया है, तो वहाँ से मैंने थीटा की कुछ वैल्यू कैलकुलेट की है कि जब मेरी वर्किंग के दौरान कुछ ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई होगी शाफ्ट के ऊपर, तो वहाँ पे मेरी ट्विस्टिंग मोमेंट के लगने से मेरा एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो कितना आएगा रेडियंस के अंदर। इसी तरह से दोनों मेथड्स के द्वारा हम शाफ्ट को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर द मफ कपलिंग और फ्लिंज कपलिंग। एक बार जब हमारे पास डायामीटर ऑफ द शाफ्ट कैलकुलेट हो गया, तब उसी डायामीटर को हम इन प्रोपोर्शनेट वैल्यूज़ में डाल के यहाँ पे बाकी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कैपिटल डी की, इंटरनल डायामीटर ऑफ द स्लीव एंड लेंथ ऑफ द स्लीव, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि जो ये हमने प्रोपोर्शनेट वैल्यूज़ ली हैं, क्या ये गिवन स्ट्रेस को सेटिस्फाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सो उनके लिए फर्दर हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ मफ या डिज़ाइन ऑफ स्लीव। डिज़ाइन ऑफ मफ कपलिंग के अंदर जब भी हम डिज़ाइन ऑफ स्लीव कवर करते हैं तो उस दौरान हम स्लीव को या मफ को हमेशा कंसीडर करके चलते हैं एज अ हॉलो शाफ्ट, कि वो भी एक शाफ्ट ही है बट एक हॉलो शाफ्ट है। तो उसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि अब हमने जो प्रोपोर्शनेट वैल्यूज़ थी वो तो सारी कैलकुलेट कर ली हैं, तो उसको हमने बस अब गिवन स्ट्रेस के लिए चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जब कोई प्राइम मूवर से उसको जोड़ा जाएगा तो उस दौरान कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, तो उस टॉर्क के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उसका रिलेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने T लिया है, दैट इज़ टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग, एंड
टाउ सी परमिसिबल shear स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव, कि जो स्लीव का मटेरियल है उसके लिए जो हमारे पास shear स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे एक और नोट दिया गया है कि मान लीजिए आपके पास इसकी वैल्यू नहीं दी गई, मान लीजिए आपके पास shear स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दी गई, बट हमें पता है कि जो स्लीव होता है वो कास्ट आयरन का ही होता है, तो वहाँ पे जो कास्ट आयरन की वैल्यू होती है shear स्ट्रेस की, दैट इज़ ऑलवेज 14 मेगापास्कल। तो हमने खुद से इसकी वैल्यू ले लेनी है 14 मेगापास्कल। जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे फॉर द डिज़ाइन वो कुछ इस तरह से होगी, T इज़ इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ सी इंटू D4 माइनस D4 अपॉन D। चाहे ये इक्वेशन यूज़ कर लो जो अभी पहले हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के लिए यूज़ की है, उसके अंदर हमने देखा था कि हॉलो शाफ्ट का डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम यूज़ करके इजीली हम चेक कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से आएगी। अगर ये गिवन स्ट्रेस की वैल्यू से कम होगी या उसके इक्वल आएगी तो डिज़ाइन मेरा सेफ़ होगा, अदरवाइज़ मेरा डिज़ाइन जो है वो सेफ़ नहीं है। तो उस दौरान मान लीजिए कि अगर मेरा डिज़ाइन सेफ़ नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, तो जहाँ पे जो हमारा कैपिटल D है, क्योंकि स्मॉल d है हमारा द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज है, आउटर डायमीटर ऑफ जो मफ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम D की वैल्यू वेरी करवा देंगे, मगर ये तभी करेंगे जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टाउ यहाँ से ज़्यादा आएगी गिवन वैल्यू से। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कह लो कि 99% हमारे पास ये डिज़ाइन जो प्रॉब्लम दी गई होती हैं सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर ये सेफ़ वैल्यूज़ ही आती हैं। सो इसी के साथ मेरा जो ये स्लीव का डिज़ाइन था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ की के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ की के बारे में, कि जो की का डिज़ाइन है वो हम किस तरह से करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास संक की है, संक की जो डायमेंशंस हैं जिस अकॉर्डिंगली हम संक की डिमेंशन डिज़ाइन करते हैं, उसी तरह से जो की हम यूज़ करेंगे फॉर द कपलिंग उसकी डायमेंशंस भी हम उसी तरह से सेम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनके जो डायमेंशंस हैं वो नोट किए हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर संक की प्लॉट की है जिसके अंदर W इज़ द विड्थ ऑफ द की, T इज़ द थिकनेस ऑफ द की एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द की। अब इनको देखते हैं कि जो इसके प्रपोर्शंस हैं वो हमने किस तरह से लेके चलने हैं। तो आप आगे देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है जिसके अंदर मैंने नोट किया है कि जो थिकनेस है दैट इज़ ऑलवेज टेकन एज D/6। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो थिकनेस है वो D पे डिपेंडेंट है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पे डिपेंडेंट है, एंड द विड्थ इज़ इक्वल्स टू D/4 इन mm। तो यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास थिकनेस कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, और साथ ही में जो लेंथ ऑफ द की है वो कितनी होगी। लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज़ 3.5 D के इक्वल। क्योंकि हम पहले से सारी कैलकुलेशंस D के लिए कर चुके हैं, सिंपली हमें डायमीटर के साथ इसको सिंप्लीफाई करवाना है और देख लेना है कितनी कितनी डायमेंशंस आए। क्या इसी के साथ मेरा जो डिज़ाइन ऑफ की है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशंस थे और तीनों की तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। क्या डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका? नहीं, अभी हमने ये जो प्रोपोर्शंस के साथ वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन्हीं डायमेंशंस को हमने चेक करना है फॉर द स्ट्रेंथ पर्पस के लिए। हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई की फेल होती है तो वो 2 कारणों से फेल हो सकती है, अंडर शीयरिंग या अंडर क्रशिंग। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इनकी जो इक्वेशंस बनेगी कि अगर कोई की शीयरिंग के अंदर फेल होती है, अगर कोई की क्रशिंग के अंदर फेल होती है, तो उनकी इक्वेशंस क्या बनती हैं। तो उन्हीं इक्वेशंस को हम फिर फर्दर स्ट्रेसेस के लिए चेकआउट करेंगे। अगर उन स्ट्रेसेस की कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस की वैल्यू गिवन स्ट्रेसेस से कम आएगी तो हमारा डिज़ाइन ऑफ की सेफ होगा। तो लेट अस स्टार्ट। आफ्टर फिक्सिंग द लेंथ ऑफ द की इन ईच शाफ्ट द इंड्यूस्ड शीयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस आर चेक्ड। कि लेंथ जो हमारी कैलकुलेट हो चुकी है शाफ्ट के अंदर कितनी इंट्रोड्यूस करनी है हमने। सो उसके बाद हम इसको इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस के लिए चेक करेंगे की के डिज़ाइन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंडर शीयरिंग इसको किस तरह से चेक करेंगे। द टॉर्क ट्रांसमिटेड इज गिवन एज T इज इक्वल्स टू L इंटू W इंटू टाउ इंटू D/2।
तो यहाँ से ये इक्वेशन कैसे बनी वो उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो कि ये की का डिज़ाइन किस तरह से है। मगर यहाँ पे हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सीधा आप ये रिलेशन याद रखिए। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस टाउ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर इस टाउ की वैल्यू गिवन वैल्यू ऑफ द टाउ से कम होगी या उसके इक्वल आएगी तो डिज़ाइन मेरा सेफ होगा। इसी तरह से क्रशिंग स्ट्रेस के लिए हम चेक करेंगे कि क्रशिंग स्ट्रेस का जो हमें रिलेशन दिया है दैट इज T = L × T/2 इंटू क्रशिंग स्ट्रेस इंटू D/2। तो यहाँ से हम क्रशिंग स्ट्रेस के लिए चेक करेंगे। अगर क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो उससे हम सेफ मान के चलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे एक और नोट करने वाली है कि अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर हमें जो स्ट्रेसेस की वैल्यू हैं वो कुछ इस तरह से दी गई हो कि जो shear स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमारे पास हमेशा हाफ हो देन द क्रशिंग स्ट्रेस, या हम इसको उल्टा बोलें कि अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू डबल दी गई है देन द shear स्ट्रेस, तो उस दौरान जो हम डिज़ाइन करते हैं की का वो एज अ स्केयर की करते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं, जैसे कि हमारे पास shear स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है 40 मेगापास्कल एंड क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू है 80 मेगापास्कल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू डबल है देन द shear स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो अब हम की का डिज़ाइन करेंगे वो करेंगे एज अ स्केयर की। सो इसी के साथ हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शनल स्टेप्स थे या डिज़ाइनल स्टेप्स थे फॉर द डिज़ाइन ऑफ की ये कंप्लीट है। सो तीनों के तीनों जो हमारे डिज़ाइन स्टेप थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, डिज़ाइन ऑफ की एंड डिज़ाइन ऑफ स्लीव। सो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ऑन द डिज़ाइन ऑफ मफ कपलिंग इज़ कंप्लीटेड। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम और हर। सत श्री अकाल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।